प्रोग्राम है, ये कोई सेशन नहीं है जिसकी मैं निज़ामत करूंगा, बल्कि ये आपकी एक मुलाकात है एक बहुत बड़े आदमी से। हम इनके म्यूज़िक को बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बैठ जाएं प्लीज़, बैठ जाएं। हाँ, जगह नहीं यार, ये सीढ़ियों पे बैठ के हमने सारी ज़िंदगी थिएटर देखा है। बैठ जाएं आप लोग भी, कारपेट बिछा हुआ है। जल्दी जल्दी बैठेंगे तो टाइम ज़ाया नहीं होगा, और उसके बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा उनसे जिनसे मिलने के लिए आप आए। मुझे पता है मुझसे मिलने तो नहीं आए आप। जब बदतमीज आगे से कह भी रहा है यस। हाँ जी बिल्कुल, वो बहुत बड़े स्टार हैं, पाकिस्तान की जान है, इंटरनेशनली बहुत नाम कमाया है। कटरीना कैफ के साथ भी ठुमका लगा चुके हैं। अब माहौल को इतना गरमाएं ताकि वो यहां तक खुद ब खुद तशरीफ ले आए। वो है जिन्होंने सबसे पहले छन्नों की आंख में नशा देखा था। वो है जो पाकिस्तान के वन एंड ओनली रॉक स्टार हैं, पूरी दुनिया में काम कर चुके हैं। आप सबकी बहुत सारी तालियों में मल्टी टैलेंटेड अली जफर। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। सर। जनाब थैंक यू। क्या हाल है सबके? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। ये जिंदा दिलाने लाहौर हैं, और क्या बात है। लाहौर के बाहर से भी जितने भी लोग यहाँ आए उन सबको मेरा बहुत सलाम। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक से रिलेटेड, और इट्स माय ऑनर टू बी हियर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, मेरे ख्याल में अब तो बत्तियां भी बंद हो गई, अब तो सेटल डाउन हो जाएं यार। अच्छा, आपने कहा जिंदा दिलाने लाहौर है तो इसलिए इतना शोर है। मैंने कराची में भी यही क्रेज देखा है आपके लिए, मैंने अभी दुबई में भी यही क्रेज देखा है आपके लिए, दुनिया भर में आपका यही क्रेज है। आप इंडिया जाते हैं तो वहां भी सब पागल हो जाते हैं। तो ये लाहौर की बात नहीं, ये आपकी कोई बात है। ये मैंने यासिर को पहले यासिर के अकाउंट में ये बात करने के पैसे जा चुके हैं पहले से। अच्छा, मुझे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई, मैं उम्मीद पे ही कर रहा हूँ ये सारी बातें। लेकिन वाकई लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। मेरा पहला सवाल ही ये होगा कि इतने पॉजिटिव आप इंसान हैं। अभी मेरी आपसे बड़ी एक लंबी मुलाकात रही दुबई में। आप मराकबे की तरफ भी जा रहे हैं, और फिलॉसफी भी लाइफ की बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, और इतनी पॉजिटिविटी है। उसके बावजूद इतना फेम, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे एक खास तबका आपके बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स रखता है। कैसे हैंडल करते हैं उसको? असल में जहाँ तक आपने फ़िलासफ़ी का कहा, फ़लसफ़े का कहा, तो उसका ज़्यादा कसूरवार सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को ठहराता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मेरी वालिदा की एक दोस्त बैठी हुई हैं, उनकी बेस्ट फ्रेंड मैडम गज़ाला इरफान। इनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा, और आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि जो मेरी परवरिश है, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे जो दोनों वालिदैन हैं वो एजुकेशनिस्ट, और जो हमारे घर में जो बातचीत का सिलसिला या एक जो कंपनी रहती थी, जो गुफ्तगू होती थी, वो इल्म से रिलेटेड होती थी। डिस्कशंस ऐसी होती थी, बड़ी प्रोग्रेसिव ओपन डिस्कशंस होती थी हर मामले के बारे में। तो उसमें फिर मैंने वो जो मैं बच्चे के तौर पे वो सारी डिस्कशंस सुनता था, वो लाशऊरी तौर पे वो आपके अंदर जाती रहती हैं, और फिलॉसफी को कहते हैं कि इट्स द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो उसका शौक़ फिर वहाँ से चलना शुरू हुआ, और करते 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 अब वो एक ऐसा, आप कह लें कि एक खूबसूरत सा भंवर है कि उसके अंदर इंसान चक्कर भी खाता रहता है, फ्लोट भी करता रहता है, कभी उड़ भी जाता है, कभी डूबता भी है। तो ये एक प्रोसेस है, एक सिलसिला है, लेकिन
बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है क्योंकि यू ऑलवेज लर्निंग, यू ऑलवेज ओपन एंड देयर इज ऑलवेज अ डिस्कोर्स। इसमें रिजिडिटी नहीं आती, आप एक ओपन माइंड से बातें सोचते हैं एंड यू क्वेश्चन एवरीथिंग, those basic questions from why am I here, what is my purpose, to all those questions जो हजारों साल से इंसान सोचता आ रहा है। कई फिलोसोफर्स ने, शोरा ने, लोगों ने उसके बारे में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया और वो पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। तो ज़िंदगी एक तसलसल है, उसका हिस्सा है जितने भी टाइम पे हम यहाँ आए। और इसी हिस्से में, इस कड़ी में, ये जो फोर्सेस आप इनको कह लें कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, इसको मैं देखता हूँ कि ये भी एक ग्रैंड डिज़ाइन जो है ऑफ दिस सिमुलेटेड रियलिटी, जिसमें आप उसको यिंग और यांग कह लें, अच्छा बुरा कह लें, ब्लैक एंड वाइट कह लें, तो ये सारी चीज़ें साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर अच्छे लोग होते हैं तो अच्छा, मैं अच्छा बुरे में चीज़ों को नहीं बांटता, क्योंकि ये मेरा ज़ाती तरीका है चीज़ों को देखने का कि हम शायद ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को ब्लैक और वाइट में डाल देते हैं कि ईदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी। आई थिंक द ब्यूटी एंड द आंसर्स लाई इन द ग्रेज। सो यू डोंट हैव टू बी राइट एंड यू डोंट हैव टू बी रॉन्ग। हम सब में अच्छाई और बुराई होती है, हम सब में अच्छे और वीक मोमेंट्स होते हैं, और यही हम सबकी खूबसूरती है, हमारी अपनी पर्सनल डाइवर्सिटी और एक सोशल डाइवर्सिटी का होना साथ साथ बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, वाइब्स पे यकीन रखते हैं आप? वाइब्स, वाइब्स नहीं वाइब्स पे यकीन रखते हैं? अच्छी वाइब, बुरी वाइब, अभी कैसी वाइब आ रही है आपको क्राउड से? हर दौर में कोई ना कोई टर्म्स कॉइन हो जाती हैं, स्पेशली क्योंकि हम तो वेस्ट को बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं और फॉलो करते हैं, तो वहाँ के जो टर्म्स है ना, लाइक कूल एंड वाइब, यो ब्रो चेक आउट द वाइब, तो उस हिसाब से यहाँ की वाइब इज़ रियली कूल मैन, रियली नाइस। अली, हम थोड़ा सा पहले से आएंगे। मैं जब किसी 5 स्टार होटल में जाता हूँ और वहाँ कोई म्यूजिक बजा रहा हो या कोई इस तरह का आर्ट कर रहा हो, तो अक्सर लोग गुजर जाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो बस हामिद मीर साहब के लिए तालियां बजाइए, अस्सलाम वालेकुम, शाह साहब के लिए। तो आपने स्टार्ट किया एज एन आर्टिस्ट, आप एक होटल में बैठ के स्केचेस बनाया करते थे। उस वक्त आपके जहन में क्या था? आपने कभी सोचा था कि इतने सारे लोग बैठ के आपको सुनेंगे, या जिस तरह कल क्राउड था यहाँ पे, लाखों का मजमा आपका म्यूजिक सुन रहा था, कभी सोचा था आपने ऐसा? मेरा जो किस्सा है वो बड़ा, अगर कोई समझना चाहे तो इंटरेस्टिंग है। फॉर सम रीज़न मुझे बचपन से ही पता था कि मैं क्या हूँ, मतलब क्या बनना चाहता हूँ। एंड आई फेल्ट कि मैं एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हूँ और मुझे अपना फ्यूचर नज़र आ रहा होता था। एंड आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ ऑन स्टेज सिंगिंग माई सॉन्ग्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल सिंगिंग माई सॉन्ग्स विद मी। सो मैं विजुलाइज करता रहता था। मैं ये बार बार कोट भी करता हूँ, एक एग्जाम्पल यंगस्टर्स को इंस्पायर करने के लिए और पेरेंट्स को भी। असल में माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चों के बारे में बहुत पोजेसिव होते हैं, जाहिर है वो उनको महफूज रखना चाहते हैं। तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो बहुत ही शरीफ इंसान हैं और प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में रहे, एज चेयरमैन रिटायर हुए। तो वो ज़रा, लेकिन उनकी जो अप्रोच थी वो थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में कंजर्वेटिव इन द सेंस कि यार बच्चा नौकरी कर ले, इतने पैसे लग जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका करियर सेट हो जाएगा। तो वो कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो ये, हालांकि खुद भी बड़ा अच्छा गाते हैं, मौसीकी में क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा बाबा मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, स्टार बनना चाहता हूँ। तो वो कहते थे कि यार इस मुल्क में यहाँ पे म्यूज़िक की, इस करियर की कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? तो मैंने कहा बाबा आप क्या रिकमेंड करते हैं?
तो उन्होंने कहा कि तुम ये, मैं उस वक्त 15-16 साल का होऊंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम CSS कर लो। तो मैंने कहा बाबा CSS क्या होता है? कहता गवर्नमेंट सर्विस में आप जाते हैं। और मैंने कहा और फिर मौज लग जाती है। मौज लगती है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारी फॉरेन सर्विस में चले जाओगे या कहीं और। तो मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा फिर तुम जहाँ जाओगे एक तो वेल सेटल्ड होगे, रिस्पेक्टेड होगे, तुम्हारी गाड़ी जा रही होगी, लोग तुम्हें सलूट करेंगे। तो मैंने कहा बाबा मैं ये नहीं चाहता कि लोग मेरी पोस्ट या गाड़ी पे नंबर प्लेट की वजह से सलूट करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे काम की वजह से लोग मुझे सलूट करें। आई रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन विद माई फादर। तो आपको पता था उस वक्त भी कि आप क्या बनने वाले हैं? मुझे पता था कि अगर मैं उस तरफ चला गया तो फिर हामिद मीर साहब ने मुझे छोड़ना नहीं है टीवी पे। सोचें, जब 16 साल की उम्र में आपको सब कुछ अपने बारे में पता था, तो अब मेरे ख्याल 32 साल के आप हैं, मेरे बारे में भी कुछ बता दें। देखिए अब मैं जिस तरह 26 का हो गया हूँ ना, तो 26 में बड़ी चीजें समझ आ जाती हैं इंसान को। आपके बारे में देखें, नहीं एक्चुअली आई एम 42, डैम इट। लेकिन देखें भाई अभी भी हाजिर है, तगड़ा है। सो ये मैं आपको जवान लगने की भी टेक्निक्स जाते हुए बता के जाऊंगा कि पुदीने में क्या डाल के खाना है। लेकिन आपके बारे में मैं ये कहूँगा कि यार जो इंसान किसी को हंसा सकता है, पहले तो उसका मर्तबा बहुत मेरे सामने बड़ा हो जाता है। एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है चार्ली चैपलिन के बारे में, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें चार्ली चैपलिन स्क्रीन के सामने क्या था एज एन आर्टिस्ट, लेकिन वो स्क्रीन के पीछे अपनी ज़िंदगी की किन ट्रेजेडीज से और मुश्किलात से गुजर रहा था। और जब उसने अपने आप को एज अ कम्युनिस्ट डिक्लेयर किया तो उसके साथ फिर क्या हुआ और किस तरह से उसको फिर निकाला गया वहाँ से और उसकी वो लाइफ कैसी थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। सो I think it's as I said, life is a process about learning, and we all learn from each other. सर मुझे फिल्म पे बताइए, आपने एक फिल्म की तीफा इन ट्रबल, बहुत अच्छी चली उसका। तीफा इन ट्रबल जी, Thank you. देखिए आप लोगों ने सबने सीक्वल चाहिए उसका, सीक्वल। अच्छा, आपने एंड भी उसका ऐसा किया कि पार्ट 2 तो आने वाला है और उसके बाद धोखा दे दिया आपने। नहीं, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। हम धोखा देने वालों में से नहीं है। वाह वाह। तो पार्ट 2 का क्या इरादा है आपका, या पाकिस्तान में आप कहाँ देख रहे हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री को? देखें, जैसा पाकिस्तान है वैसे फिल्म इंडस्ट्री है, वैसी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। किसी भी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और हमने कसम खाई हुई है कि हमने ये दोनों चीज़ें नहीं होने देनी। तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फिल्म बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। थीफ एंड ट्रबल मेरी पहली पाकिस्तानी फिल्म थी, तो मैंने कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके, क्योंकि इंडिया में 6, 7, 8 फिल्में की थी, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को एक ऐसी फिल्म देना चाहता हूँ वे पीपल फील प्राउड कि हमारी मुल्क की ये फिल्म है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म। तो उसमें मैंने किसी इन्वेस्टर से कोई पैसे नहीं लिए, अपने कमाए हुए जमा किए हुए पैसे उसमें लगाए, और उस वक्त की वो पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म थी। तकरीबन 16.25 करोड़ रुपए लग गए उसको बनाने में। तो लेकिन ये होता क्या है कि जो फिल्म बिजनेस करती है, अब शुक्र है कि उसने इतना बिजनेस कर लिया कि मैं बच गया, लेकिन वो पैसे कटते कटाते एग्जीबिटर का 50%, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर टैक्सेस, आपके पास कोई 30-32% आता है। लेकिन फिर भी लोग वो फिल्म देखते हैं। मुझे खुशी ये होती है कि जब पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, मेरा जो बच्चा है वो बस नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म लगा के रोज़ाना बैठ जाता है। तो इट्स अ फिल्म, इट्स अ फैमिली मूवी, एंड इट्स थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट, एंड इंशाल्लाह और भी बनाऊंगा आगे। अच्छा, पाकिस्तान में आपने फिल्म बाद में की, बाहर आपने पहले की फिल्म्स।
मैं एक जगह पढ़ रहा था कि खुदा के लिए भी पहले आपको ऑफर हुई थी और आप कर भी रहे थे मगर आपने नहीं की, क्या वजह थी उसकी? खुदा के लिए हाँ जी मुझे ऑफर हुई थी। शोएब मंसूर साहब बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। उस वक्त मेरा नया नया करियर अभी शुरू हुआ था, तो मेरी पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो उसमें मेरा जो रोल था छोटे भाई का, जो लड़का म्यूज़िक करता है बाद में फिर वो रिलीजियस साइड पे चला जाता है, दाढ़ी रख लेता है और म्यूज़िक छोड़ देता है, और उसका जो बड़ा भाई था उस वक्त उसका रोल करना था जुनैद जमशेद साहब ने, जो बाद में शान ने किया, और मेरा रोल फिर फवाद ने किया। तो जब जुनैद जमशेद साहब